हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल के सारे टेक्स्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस। पर टेक्स्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कराते वक्त मैं आपको लिखवा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेथड में कहाँ पे कवर है। ये सारे के सारे टेक्स्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मेथड में होंगे। तो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ओल्ड कोर्स की पीएम में कवर है। ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मेथड में जाके देखना, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पेज नंबर 13.6 पर। तो ऐसे ही ये 4 क्वेश्चन है, इसमें टेक्सचुअल नॉलेज के सारे कवर करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। सबसे पहले वैल्यूएशन में मैं आपको बता देता हूँ वैल्यूएशन में क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज की कितनी प्रेजेंट वैल्यू है वो होता है। बस अब स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। एबीसी कंपनी एक्वायर करना चाह रही है XYZ कंपनी को। XYZ कंपनी के पास 1.5 करोड़ शेयर्स हैं। XYZ कंपनी के पास 1.5 करोड़ शेयर्स हैं और उसकी मार्केट प्राइस जो है 400 रुपये चल रही है इस टाइम। तो हमें देखिए पढ़ना कैसे है। एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ XYZ लिमिटेड विच हैज XYZ लिमिटेड विच हैज 1.5 करोड़ शेयर्स। अब यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 400 एट प्रेजेंट। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 400 एट प्रेजेंट। तो हमें ये मानना है कि ये मार्केट प्राइस जो है वो XYZ कंपनी की है, क्योंकि XYZ कंपनी के जो 1.5 करोड़ शेयर्स दे रखे हैं, तो इसके बाद मार्केट प्राइस बता दिया, तो मार्केट प्राइस भी XYZ कंपनी का ही बताया होगा। ठीक है, बस। तो XYZ कंपनी के 1.5 करोड़ के तो शेयर्स हैं इसके पास, और एक शेयर की वैल्यू है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर है 400। अब ABC लिमिटेड का एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वैक। ABC कंपनी का वैक है WACC। वैक को KO भी बोलता है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है KE इंटू मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट। तो ये 12% दे रखा है। 12% का मतलब 0.12। हाँ, तो XYZ कंपनी जो टारगेट कंपनी है, इसके फ्यूचर के हमें क्या दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड कैश अक्रूवल्स, मतलब एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कि इसे कितने कैश फ्लोज होंगे। कैश फ्लोज कितने होंगे तो हमें ये दे रखे हैं। इसमें पूछा है रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताओ, हमें रेंज ऑफ वैल्यूएशन बतानी है। ABC हैज टू कंसीडर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं हमें। तो मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 400 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फ्यूचर कैश फ्लोज की। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ क्या ये XYZ है ना टारगेट कंपनी, और XYZ के ये दे रखे कैश फ्लो। सो XYZ का बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश एक्रूवल्स 1 2 3 250 300 400। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी यहाँ पे गिवन है 14% के, ये 12% के हिसाब से 0.893 0.797 0.893 0.797 इंटू 0.712। तो हमने सबसे पहले ईयर्स लिख दिए, ईयर्स। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लो लिख दिए, और फिर इनकी टोटल कर देंगे। तो इससे हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ XYZ। So 250 into 0.893 is equal to M plus 300 into 0.797 is equal to M plus 400 into 0.712 is equal to M plus MRC
तो 747.15 करोड़, क्योंकि यहाँ पर करोड़ में रखा था ना फिगर। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताओ। रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताओ, तो रेंज कितनी होगी? रेंज ऑफ वैल्यूएशन, तो हमें रेंज निकालनी है, तो मिनिमम रेंज कितनी होगी? मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज से हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल ली, और यही वैल्यू ऑफ इक्विटी ही मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे डेब्ट की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम यही मान लेंगे कि ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है और XYZ लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। तो बेस्ड ऑन MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ XYZ। तो 400 इंटू 1.5 करोड़ शेयर्स, तो 400 इंटू 1.5 इक्वल टू 600 करोड़। तो हमारी जो मिनिमम रेंज है, तो वैल्यू है वैल्यू ऑफ XYZ, और ये पर शेयर के बेसिस पे भी निकालेंगे। तो जो मिनिमम है, देखो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है? 600, और मैक्सिमम है 747.15। ये निकाल दिया हमने करोड़ में, करोड़। अब इसे डिवाइड कर देंगे जो इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे। 600 डिवाइड बाय 1.5, 600 डिवाइड बाय 1.5, तो ये तो 400 ही आना था, क्योंकि हमने MPS से मल्टीप्लाई करके निकाला था। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से निकाला है 747.17 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 498.11। बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स की PM में भी कवर है, क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से। चलो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। देखो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस के बेसिस पे क्या वैल्यूएशन होगी? जो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। देखो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। वैल्यू ऑफ बिजनेस आई है यहाँ पे, पर हम ये मानेंगे कि शेयर्स की वैल्यू दी हुई नहीं है, मतलब यही वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अगर डेप्ट ना गिवन हो, अगर क्वेश्चन में डेप्ट गिवन हो तो डेप्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। अब यहाँ पे है वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकाली, वही मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है। जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होता है तो हम उन्हें ही कंसीडर करते हैं। अब वैल्यू पर शेयर भी यहाँ पे ही निकाल दी, हम यहाँ पे भी निकाल सकते थे। तो देखो फिर इन्होंने क्या करा, रेंज ऑफ वैल्यूएशन दे दी, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम देखो मिनिमम रेंज ये टोटल वैल्यू, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू है, टोटल में दिया हुआ है, फिर से पर शेयर के बेसिस पे कर दिया। सो 400 और 498.10 हमारा क्या आया था, देखते हैं जरा एक बार। अपना आंसर भी रिव्यू कर लेना चाहिए एक बार। 498.11 और 400, ठीक है। हाँ तो ईगल ईगल रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 77 लाख। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। दूसरा कोर्स भी PM में कवर है, ओल्ड कोर्स की PM में कवर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे कवर है, ठीक है। एक बार ये कर लेना, पर ओल्ड कोर्स की PM तो जरूर करनी है। तो मैं ये एक बार इसलिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब ओल्ड कोर्स की PM की वीडियो डालूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसमें इसी क्वेश्चन की ये वीडियो ही ऐड कर दूंगा। ठीक है। हाँ तो हम कहाँ पे थे? हाँ हम यहाँ पे थे। देखो ईगल लिमिटेड ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। ईगल लिमिटेड का प्रॉफिट हुआ है 77 लाख का आफ्टर टैक्स। सो पैट इज इक्वल टू 77 लाख। अब यहाँ पे ये टैक्स है, पैट तो पहला आता है ना टैक्स से। हाँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? 77 लाख को ग्रोसअप कर देंगे, 70% से डिवाइड कर देंगे। नहीं 70% से डिवाइड नहीं करेंगे, हाँ 70% से डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो 70% से डिवाइड कर देंगे, 70% से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 110।
तो ईगल लिमिटेड ने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है जो है उसका 77 लाख का आफ्टर टैक्स रिपोर्ट करा है। अब उसका एनालिसिस करा अकाउंट का एनालिसिस करा तो पता चला भाई साहब इनकम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 8 लाख की थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 10 लाख का था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस और इनकम का मतलब है ये अभी तो हो गई पर फ्यूचर में जाके होने नहीं वाली। मतलब फ्यूचर में जाके इतनी इनकम होगी नहीं और फ्यूचर में ये लॉस नहीं होने वाला, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो मतलब जो नॉर्मली आता रहे, नॉर्मल आता रहे, नॉर्मल फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी आया है पर बाद में तो आने वाला, तो हमें इसे कंसिडर नहीं करना, इसका इफेक्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो चलो इसका इफेक्ट हटा देते हैं, यही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को भी सोल्व। ये रहा, यहाँ पे कर देते हैं। हाँ तो क्या था, प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था, आफ्टर टैक्स 77 लाख का। हमने इसे बिफोर टैक्स करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करा 77 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3 करके, सो 110 आया था। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका इनकम और इफेक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कहते हैं, इनकम और एक्सपेंस हटा देंगे। तो 8 लाख की इनकम है और लॉस जो है वो 10 लाख का है। 8 लाख की इनकम पहले ऐड हुई होगी तो हमें माइनस करनी है, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ पे इनकम को हमने लेस कर दिया। 8 लाख की इनकम थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो अभी हो गया पर फ्यूचर में होने नहीं वाला, तो उसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये अभी हो गया तो हमें इफेक्ट हटाना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट लाना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल। मतलब फ्यूचर में हम इतना मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट 110 माइनस 8 प्लस 10 112। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो यहाँ पे लिखा है इन एडिशन, मतलब ऊपर वाले रिजल्ट, ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हुई हैं या ऊपर का प्रॉफिट है उससे अलग हटके ये क्या कर रहे हैं, ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। जो जिस न्यू प्रोडक्ट की जो सेल होगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में हमें क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय ये चीजें करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखती है, ये अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स जो होते हैं ये इक्विटी के लिए होते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है हर एक एक्सपेंस घटाने के बाद। तो यहाँ पर ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी आना चाहिए था, पर आईसीआई ने कैपिटलाइजेशन रेट को यूज करा हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट यूज करा हुआ है। शायद इसलिए यूज करा है क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई डेप्ट गिवन नहीं है। तो यहाँ पे डेप्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जो सारी इक्विटी होगी, तो फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्विटी के लिए होते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्विटी यूज करना चाहिए था, पर आईसीआई ने कैपिटलाइजेशन रेट यूज कर रखा है अपने हर एक क्वेश्चन में, तो हमें भी कैपिटलाइजेशन रेट ही यूज करना है। तो मुझे एक डिस्क्लेमर देना था, मैंने दे दिया।
तो हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालनी है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का था। एग्जिस्टिंग बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट आ गए थे। अब क्या है, जो न्यू बिजनेस है, जो न्यू प्रोडक्ट है, उसका करना है। न्यू प्रोडक्ट का भी प्रॉफिट प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो फिर क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो करते हैं सोल्व फटाफट। हाँ, तो सेल थी 70 की, मटेरियल कॉस्ट थी 20 की, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 12 और 10। तो ये सारी तो डिडक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 10, 28 का प्रॉफिट आ गया। तो जो टोटल प्रॉफिट आया प्लस करा 112 इजिकल टू 140 का। पर अभी इसमें क्या है, इसमें टैक्स माइनस नहीं करा है हमने। देखो ऊपर क्या करा था हमने, ग्रोस अप कर दिया था, उसे ग्रोस अप कर दिया था। ग्रोस अप करने के बाद उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट हटा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया एग्जिस्टिंग बिजनेस का। अब ये न्यू प्रोडक्ट का जो लॉन्च करने वाले हैं, न्यू प्रोडक्ट का भी हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाली है इनकम। अब इसमें से हमने टैक्स घटा दिया, लेस टैक्स। टैक्स था 30% का, 42 माइनस इजिकल टू आया 98। 98 का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 98 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है यहाँ पे 14% का। कैपिटलाइजेशन रेट 14% का दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देंगे। 14% से हम ये मान के चलेंगे कि ये जो प्रॉफिट है हमें 98 का, ये फ्यूचर में आता ही रहेगा। ये फ्यूचर में ये हमें हर साल आता रहेगा, इन्फिनिटी तक आएगा। तो जब किसी फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू करते हैं मतलब परपेचुअल होता है, जो परपेचुअल होता है, उसमें क्या करते हैं हम, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट कर देते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, फ्यूचर के जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। बट अगर ये जो है, ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है, ये खाली कुछ ही पीरियड के लिए आते हैं, मतलब 1 2 3, जैसे मान लिया 3 पीरियड के लिए आते हैं, तो हम 3 पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। बट हमें ये पता है कि ये इन्फिनिटी तक आने वाले हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक आएंगे। तो हमने क्या करा, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट कर दिया। परपेचुअल में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। बट अगर हमें पता है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट है इनमें ग्रोथ भी आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, जो डिस्काउंट रेट होता है, और माइनस ग्रोथ रेट, ऐसे करते हैं। हम्म तो हाँ, हम यहाँ पे थे 98 डिवाइड बाय 14% इज इक्वल टू 700। तो 700 आ गई वैल्यू ऑफ बिजनेस। कहाँ पे हैं हम, ये रहे वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई 700 की। अब ये क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस पर शेयर जब ईगल लिमिटेड की शेयर कैपिटल में इतने 1 लाख तो इक्विटी शेयर्स हो और 13% प्रीफरेंस शेयर्स हो, और मतलब 1 लाख तो प्रीफरेंस शेयर्स होने चाहिए। अगर ईगल की शेयर कैपिटल में, ईगल EAGLE ईगल की जो शेयर कैपिटल है उसमें 1 2 3 4 5 प्रीफरेंस शेयर्स हो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 13% की हो, और इंटू 100 ईच का हो, तो यहाँ पर प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा, जो प्रीफरेंस डिविडेंड होगा वो होगा 1 लाख इंटू 100 इंटू 13%, तो ये आया 13 लाख। 13 लाख आया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो प्रॉफिट आया है, जो हमारे जो प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, ये जो 98 का प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स, तो 98 के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड घटा दे, 98 लाख का प्रॉफिट आया था, 98 लाख का प्रॉफिट आया था, तो 98 माइनस
13 इजिकल टू 85। तो 85 लाख का प्रॉफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, क्योंकि हमने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना था वो घटा दिया। अब इन्होंने बताया कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 50 लाख हैं। जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स के नंबर हैं 50 लाख शेयर्स हैं। तो ईपीएस कितना आ जाएगा? ईपीएस निकालो, 85 डिवाइड बाय 50। हमने ईपीएस क्यों निकाला अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस निकालना है हमें पर शेयर का। अगर ईगल लिमिटेड की कैपिटल में 1 लाख तो प्रीफरेंस शेयर्स हो जिनकी वैल्यू है 100 रुपीज, और 50 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू है 10 का जिनका फेस वैल्यू है 10 का। तो हमें बताना है कि मार्केट प्राइस क्या होगा अगर पीई रेशो गिवन है। तो जो पीई रेशो गिवन होता है, पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो गिवन होता है तो पी का फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस। तो एमपीएस निकालने के लिए क्या करेंगे, एमपीएस निकालने के लिए प्राइस अर्निंग रेशो इंटू ईपीएस कर देंगे। तो इसलिए हमने ईपीएस निकाल लिया। और पी रेशो यहाँ पे गिवन है, पी रेशो कितना है 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है तो 10 इंटू 1.7 इज इक्वल टू 17 रुपीज का आ गया। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो एमपीएस हमने निकाल लिया, एमपीएस निकाल लिया, और वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लिया। वैल्यू ऑफ बिजनेस 700 आया था। अब आईसीआई का सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ, तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब क्या करा इन्होंने, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले जो 77 लाख के प्रॉफिट थे उन्हें ग्रोस अप करके 110 पे ले आए थे ये। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस का इफेक्ट हटाया तो 112 आ गया। हमने क्या करा था, हमने भी यही करा था ना। हाँ, हमारा भी यही था, 112 आ गया हमारा नॉर्मल, नॉर्मल जो प्रॉफिट था, नॉर्मल फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है वो आ गया। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेल घटाई, मतलब सेल सेल लिखी, फिर सेल में से सारे के सारे एक्सपेंस हटा दिए, ये एक्सपेंस आ गए। और फिर उसके बाद हमारा जो न्यू प्रोडक्ट से प्रॉफिट होने वाला है वो 28 लाख का लिख दिया। फिर हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया था वो आया था 140 लाख। उसमें से हमने टैक्स घटा दिया था। टैक्स घटाने के बाद हमारा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट आ गया था 98 का। उसे डिवाइड कर दो कैपिटलाइजेशन रेट से, कैपिटलाइजेशन रेट 40 था, और 700 हमारा भी आंसर आया था, 700 आईसीआई का भी आंसर आया है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है हमें। मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे जो प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर में हमने प्रॉफिट निकाले थे ये रे 98 लाख के। इन्होंने इन्होंने और इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड है तो हमने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कंसीडर करा, मतलब प्रेफरेंस शेयर पे जो इतना डिविडेंड देना है वो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। फिर हमें पता चला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा हुआ है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 85 लाख के आ गई। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, इसे डिवाइड कर देंगे, 50 लाख शेयर हैं तो हर एक शेयर पे कितना पैसा आने वाला है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 1.7। अब प्राइस अर्निंग रेशो दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। इससे हमारा एमपीएस आ जाएगा 17 का। और अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि एच लिमिटेड बाय करना चाह रही है बी लिमिटेड को। तो एच लिमिटेड एक्वायर कंपनी हो गई और बी लिमिटेड टारगेट कंपनी हो गई। समराइज बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है एच लिमिटेड की, बी लिमिटेड की, और इधर उधर सरप्लस दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेप्ट नहीं दे रखा, डेप्ट नहीं दे रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डेप्ट नहीं दे रखा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डेप्ट नहीं दे रखा था। और वहाँ पे कैपिटलाइजेशन जो रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट है, फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट को डिवाइड कर देते थे कैपिटलाइजेशन रेट से और उससे हमारा आंसर आ जाता था। इसमें भी यही है, कैपिटलाइजेशन रेट का ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस शीट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट दे रखे हैं। इनका कुछ यूज नहीं आने वाला, देखना जरा अब। तो यहाँ पे है एच लिमिटेड ने बाय करना चाहिए है, दोबारा यही बात बोल दी और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बता दी। वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स, वेटेड एवरेज तो लिखना भी नहीं चाहिए था, वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट दिए हुए हैं।
मतलब वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, लिख दिया, सही है। तो पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखे हैं हमें कि फ्यूचर में इतने प्रॉफिट होने वाले हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में बेस्ड ऑन लास्ट 4 ईयर्स के बेसिस पे इन्होंने जो करा जैसा करा, इन्होंने कह दिया कि हमें कि 300 करोड़ के प्रॉफिट आगे होंगे एच लिमिटेड को, 10 करोड़ के प्रॉफिट बी लिमिटेड को होंगे। जो करा जैसा करा अपने आप इन्होंने हमें आंसर निकाल के दे दिया कि 300 करोड़ के प्रॉफिट होने वाले हैं और 10 करोड़ के प्रॉफिट बी लिमिटेड को होने वाले हैं। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब जो फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लो होने वाला है उनकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैश फ्लो है ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो जब परपेचुअल होता है, कोई चीज परपेचुअल होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट कर देते हैं। कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, परपेचुअल बॉन्ड में भी यही हमने सीखा था। परपेचुअल बॉन्ड में भी यही सीखा था कि जब इंटरेस्ट हमें इन्फिनिटी तक मिलेगा, जब इंटरेस्ट हमें इन्फिनिटी तक मिलेगा, तो हम बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते थे, बॉन्ड की वैल्यू निकालते थे इंटरेस्ट डिवाइड बाय जो डिस्काउंट रेट होता था। बॉन्ड के केस में डिस्काउंट रेट Y2M होता था, तो हम ऐसे निकाल देते थे। तो मान लेते हैं 10 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, तो Y2M हमें 10% दे रखे, तो बॉन्ड की वैल्यू 100 आ जाती थी, ठीक है। ये मैंने बस बता दिया एक बार। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आप अगर कोई चीज हमें परपेचुअल तक आने वाली है तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल था कि कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट दे रखा है, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 8% का। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बहुत आसान है ये इन्फॉर्मेशन भी, कंटीजेंट लायबिलिटी। जब भी कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखी हो, एजम्पशन में ये डाल के आ जाना, अजम्पशन में लास्ट में एजम्पशन डाल देना कि वी एज्यूम दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी will be materialized at its full value। मतलब फुल वैल्यू पे मेटेरियलाइज हो जाएगी, मतलब फुल वैल्यू की पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, हमने ये एज्यूम कर लिया। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का हमने ये एज्यूम कर लिया है, तो एच लिमिटेड की कंटीजेंट लायबिलिटी है ये, एच लिमिटेड की, ये भी याद रखना है, एच लिमिटेड की कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो एच लिमिटेड की उसमें से माइनस होगी, एच लिमिटेड की एसेट्स में से माइनस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया एच लिमिटेड जो है शेयर्स इशू करेगी बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, और एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेट्स यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में खाली वेट्स का ही खेल दे रखा है कि वेट्स यूज करने हैं। और वेट्स कैसे कैसे यूज करने हैं, देखो वेट्स कैसे यूज करने हैं, जो नेट एसेट वैल्यू मेथड से, एनएवी मेथड से जो हमारा क्या आएगा, एनएवी मेथड से जो एक्सचेंज रेशियो आएगा, एनएवी मेथड से जो एक्सचेंज रेशियो आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1, उसे 1 का वेट देना है 1। और जो दूसरे का जो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा जो क्या कहते हैं, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हमारी क्या कहते हैं एक्सचेंज रेशियो आएगा, हाँ, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हमारा एक्सचेंज रेशियो आएगा, एक्सचेंज रेशियो, उसमें हम 3 का वेट देंगे, तो 3 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, और जो भी चीज आएगी यहाँ पे उन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो जो फाइनल टोटल आएगा ये हमारा एक्सचेंज रेशियो होगा। तो सही है। अब यहाँ पे अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, बड़ा सा नाम दे रखा है, इसका क्या करें भाई साहब, बड़ा नाम है, मतलब कि कोई ज्यादा कैलकुलेशन होगी, कुछ नहीं है। ये जो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसका मतलब है अर्निंग डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, अर्निंग डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, और अर्निंग हमें पहले से ही इन्होंने निकाल के दे रखी थी, अर्निंग देखो पहले से ही दे रखी थी यहाँ पे 300 करोड़ की, 10 करोड़ की, पहले से ही दे रखा है सब कुछ, कुछ नहीं करना। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए, हाँ ये जगह बन गई। Bluetooth mode.
हेलो सॉरी गाइस, तो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने चार्जर ऑन कर दिया है आके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमसे वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लो, एच लिमिटेड का, बी लिमिटेड का। सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर निकालो, नेट एसेट वैल्यू मेथड लगाओ और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ, तो उससे वैल्यू ऑफ शेयर निकालो। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये दे रखी है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालो। उसके बाद एक एक्सचेंज रेशियो निकालो, एक्सचेंज रेशियो निकालो एच लिमिटेड का जो बी लिमिटेड को इशू करा है। और एजम्पशंस उसमें वही वाली लेनी है। एजम्पशन मतलब जो 0.4 में दी हुई है, मतलब कि वेट्स लेने हैं, वेट्स। तो इस लाइन को देने की जरूरत भी नहीं थी, हम ऊपर ही समझ गए थे कि हमें वेट्स ही लेने हैं एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए। पर ठीक है, इन्होंने एक बार और याद दिला दिया, बढ़िया है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालो, वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे लिखेंगे नेट एसेट वैल्यू मेथड। नेट एसेट वैल्यू मेथड, इसे पढ़ के क्या लग रहा है, सीधा का सीधा लग रहा है कि नेट एसेट, नेट एसेट्स जो हमें एसेट्स मिलने वाली हैं, जो हमें एसेट्स मिलने वाली है नेट में, उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स से। नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट कितनी मिलने वाली है जरा फटाफट देखते हैं। हाँ, एच लिमिटेड बी लिमिटेड 1300 और 31.5, और ये करोड़ में दी हुई है। पर हमें एक और चीज याद रखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट थी 300 की, कंटीजेंट लायबिलिटी थी 300 करोड़ की, तो उसे भी याद रखना है। तो यहाँ पे लिखो एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, और दूसरा क्या था, बी लिमिटेड था। हाँ, तो नेट एसेट थी 1300, पर माइनस करेंगे उसमें तो कंटीजेंट लायबिलिटी भी। कंटीजेंट लायबिलिटी हमने एज्यूम कर लिया कि ये फुल मेटेरियलाइज हो जाएगी, तो नीचे एजम्पशन डाल देंगे, कि कंटीजेंट लायबिलिटी विल बी मेटेरियलाइज एट फुल अमाउंट। ठीक है। और बी लिमिटेड का कितना दे रखा था, 31.5 दे रखा था। 31.5 की एसेट थी। इसमें कोई चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें देखिए कोई चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिए होंगे, देखो ये होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, 350 और 6.5 की तो शेयर कैपिटल थी। अब इसे डिवाइड कर देंगे हर शेयर की पार वैल्यू से, हर शेयर की पार वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो 350 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3.5, 3.5 शेयर्स, 3.5 करोड़ शेयर्स। और यहाँ पे है 6.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.65 करोड़ शेयर्स, करोड़ शेयर्स। ठीक है, 3.5, 0.65, 3.5 और 0.65, तो ये रहा 3.5 और 0.65। तो इससे क्या आ जाएगा, पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी 31.5 डिवाइड बाय 0.65 इज इक्वल टू 48.46, और 1300 माइनस 300 डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू 285.71। तो नेट एसेट मेथड लगा के हमारा जो शेयर का प्राइस आया, शेयर का प्राइस ये आया, एच लिमिटेड का 285.71, बी लिमिटेड का 48.46। अब अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपली क्या करना है, अर्निंग को डिवाइड करना है डिस्काउंट रेट से। तो फिर उससे क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। सो सबसे पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो, एच लिमिटेड और बी लिमिटेड। देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस में दो चीजें होती हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट। बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्ट दी हुई नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ही थी, क्योंकि कैपिटलाइजेशन रेट से वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाती है। यह ऐसा ही का एजम्पशन है। ठीक है। और वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या है, ये हमें प्रॉफिट दिए हैं, 300 करोड़ का प्रॉफिट था।
एच लिमिटेड का और बी लिमिटेड का था 10 करोड़ का प्रॉफिट। अब इसे डिवाइड कर देंगे, जो हमें कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा था, कैपिटलाइजेशन रेट था 0.08 का, 0.08 का। तो इसकी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी 300 डिवाइड बाय 0.08 इज इक्वल टू 3750, 10 डिवाइड बाय 0.08 इज इक्वल टू 125। अब इनके नंबर ऑफ शेयर्स हमने अभी भी निकाल लेते, ये थे 3.5 और 0.65, 3.5 और 0.65। सो अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा, या इसे शेयर प्राइस लिख देंगे, शेयर प्राइस। तो पूरा का पूरा लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। 3750 डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू 1071.43, 125 डिवाइड बाय 0.65 इज इक्वल टू 192.31। तो हमारे दोनों मेथड से शेयर प्राइस आ गए। अब उसने कहा था कि वो एक्सचेंज रेशियो निकालना है, एक्सचेंज रेशियो और वेटेड वाला निकालना है, हमें वेट्स का यूज करना है। हमने जो ये अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से वेट्स निकाले, इसे हम वेट देंगे, 3/4 का, और इसे देंगे नेट एसेट वैल्यू को 1/4 का वेट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन, हमें प्रेजेंटेशन ये देनी है बेस्ड ऑन एनएवी, नेट एसेट वैल्यू मेथड। एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग। टारगेट कंपनी का जो भी चीज है, टारगेट कंपनी का ईपीएस है, एमपीएस है, या जो भी चीज है, और डिवाइड बाय एक्वायरिंग, एक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस या एमपीएस। बट एक क्वेश्चन में जो बैंक वाला क्वेश्चन आएगा, जो उसमें क्या है कि उसमें एनपीए के बेसिस पे हमें वो निकालना है, एनपीए के बेसिस पे। तो अगर एनपीए है, एनपीए क्या है, एक बेकार चीज है, जिसकी ज्यादा एनपीए, अगर टारगेट कंपनी की ज्यादा एनपीए होगी तो उसे कम वो मिलना चाहिए। तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, ये खाली एनपीए के केस में याद रखना कि एनपीए के केस में एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट होता है, एक्वायरिंग का एनपीए और डिवाइड बाय टारगेट का एनपीए। ये क्वेश्चन जो है ये फूड कोर्स की पीएम में दे रखा है, तो उसमें से कवर कर लेना, है ना। तो मैंने बता दिया, पर जनरली क्या ये यही यूज होता है, एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला यही होता है, टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी का ईपीएस एमपीएस, ठीक है, ऐसे। तो एनएवी मेथड से हमने एमपीएस तो निकाल लिया था 285.71, 280 285.71, और यहाँ पे क्या था 48.46। इससे हमारा एक्सचेंज रेशियो आएगा यहाँ, और यहाँ पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग, तो टारगेट का है 192, ये रहा 192.31, और 1071.43, 192.31 डिवाइड बाय 1071.43 इज इक्वल टू 0.1795 और यहाँ पर ऊपर आएगा 48.46 डिवाइड बाय 285.71 इज इक्वल टू 0.1696। अब इसे वेट्स देना है, वेट देने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 1/4, 3/4, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.0424, और यहाँ पर 0.1795 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.1346, 0.1346 प्लस 0.0424 इज इक्वल टू 0.177:1 शेयर्स।
0.177:1 पर शेयर। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं अपना। हमारा एक्सचेंज रेशियो आया 0.177:1। तो आईसीआई का आंसर देखते हैं। आईसीआई का आंसर देखते हैं, ये रहा। तो हमारा आंसर क्या आता है, नेट एसेट वैल्यू मेथड लगाने के बाद हमारा जो आंसर आया था 285.71 और 48.46। तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं 285.71 48.46। तो नेट एसेट वैल्यू मेथड लगाया। नेट एसेट वैल्यू मेथड में क्या करा, हमारी जो 1300 करोड़ की एसेट थी उसमें से हमने 300 करोड़ की कंटीजेंट लायबिलिटी घटा दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया था। और बी लिमिटेड जो हमारी टारगेट कंपनी थी उसकी खाली एसेट्स लिख दी थी क्योंकि उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया था। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करा, जो हमारी अर्निंग दे रखी थी 300 करोड़ की और 10 करोड़ की, उसे डिवाइड कर दिया 0.8 से। उससे हमारी क्या है, उससे वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के बाद उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। तो हमने ये मान के करा कि नंबर कि यहाँ पे डेप्ट तो गिवन नहीं है, डेप्ट गिवन नहीं है, तो हमने ये माना कि वैल्यू ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। तो हमारी क्या आ गई वैल्यू, ये एमपीएस आ गया। ये हमारा जो है ये शेयर प्राइस है, ये एमपीएस है, मार्केट प्राइस पर शेयर, या फिर शेयर प्राइस जो हमने निकाले हैं। तो ठीक है, तो शेयर प्राइस जो हमने निकाला है। अब ये क्या, ये लास्ट में क्या कर रहा है, इन्होंने क्या करा है, एक्सचेंज रेशियो निकाला है। एक्सचेंज रेशियो निकालने की कोशिश करी है इन्होंने एक्सचेंज रेशियो अलग तरीके से निकाला है। देखिए इन्होंने क्या करा है कि एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए जो नेट एसेट की जो हमारे आए हैं, नेट एसेट की जो फिगर्स आई हैं, नेट एसेट वैल्यू का जो एमपीएस आया है, इसमें इन्होंने वेस्ट की एडजस्टमेंट कर दी। इनके तरीके से भी एक बार सोल्व करेंगे और तभी इनके तरीके में और हमारे तरीके में कुछ डिफरेंस आया। देखिए हमारा 0.177:1 आ रहा था, इनका 0.178 आ रहा है, 0.178:1। तो इनका तरीका भी एक बार सोल्व करवा देता हूँ मैं। देखिए इन्होंने क्या करा है कि सिंपली जो हमारा जो नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे जो हमारा शेयर प्राइस आया था, यहीं पे इन्होंने शेयर प्राइस को वेट दे दिया, यहाँ पे वेट दे दिया और यहाँ पे भी इसे भी वेट दे दिया, तो इंटू वन कर दिया। तो हमारा शेयर प्राइस आ गया 285.71 और 48.46 जब इंटू वन कर दिया। और फिर यहाँ पे जो शेयर प्राइस आया है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से जो शेयर प्राइस आया है, इसमें हमें 3 का वेट देना है, तो इंटू थ्री कर देना। सो 107.43 इंटू 3 इज इक्वल टू 3214 3214:29। और यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, 192.31। अब इसके बेसिस पे क्या करो, इसके बेसिस पे एच लिमिटेड का शेयर प्राइस निकालो, जो वेटेड वाला है, जो वेटेड वाला शेयर प्राइस है वो निकाल लो एच लिमिटेड का। तो एच लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है एनएवी के बेसिस पर, और जो हमने वेट दिया है, वेट देने के बाद अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पर और नेट एसेट वैल्यू में जो वेट दिया है उसके बेसिस पर, तो 285.71 और प्लस कर देंगे इसमें 3214 और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि वेट का टोटल हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दी और 3 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते, या और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने की जरूरत ना पड़ती। तो हमने क्या करा, ऐसा कर दिया। और अब इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 285.71 प्लस 3214.29 और डिवाइड बाय 4। इससे हमारा 875 का क्या कहते हैं फेयर प्राइस आ गया। इसे आईसीआई ने फेयर प्राइस लिख रखा है, वेटेड प्राइस भी लिख सकते हैं, वेटेड प्राइस आ गया। ठीक है, वेटेड प्राइस आ गया। और यहाँ पे बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड
तो बी लिमिटेड का ये रहा बी लिमिटेड का हमने नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर हमने शेयर प्राइस निकाला। ये रहा जो बी लिमिटेड का नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर जो शेयर प्राइस आ रहा था उसमें हमने वेट की मल्टीप्लाई कर दी इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो 48.46 आया। तो 48.46 और उसमें प्लस कर देंगे जो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पर जो हमारा एमपीएस आ रहा है 192.31 192.31 इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 192.31 इंटू 3 इजिकल टू 576.93 हमारा आंसर आया। क्या कहते हैं वेट लगा दिया हमने तो 9757693 डिवाइड बाय 4 इजिकल टू प्लस 48.46 डिवाइड बाय 4 156.34 नहीं 35 कर देते हैं। ये क्या है ये हमारी टारगेट कंपनी है जो बी लिमिटेड है और ये हमारी एक्वायरिंग कंपनी है। सो हमारा क्या कहते हैं अब आ जाएगा क्योंकि टारगेट कंपनी का यही है ना। हाँ टारगेट कंपनी का यही है। हाँ तो 156.35 ये हमने जो वेटेड प्राइस निकाला वेटेड प्राइस निकाला जिसमें हमने 1/4 और 3/4 के वेट्स दिए थे वो लिखा और फिर यहाँ पर हमने एक्वायरिंग कंपनी का भी प्राइस निकाला था वेटेड प्राइस निकाला जिसमें हमने 1/4 और 3/4 के वेट्स दिए। अब देखो इससे आंसर क्या आएगा डिवाइड बाय 156.35 डिवाइड बाय 875 इजिकल टू 0.1787 बिल्कुल आईसीआईसी आंसर मैच कर गया। देखो 0.1787 सो इन्होंने लिखा एच लिमिटेड शुड इशू 0.1787 शेयर फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अब इसे एक बार इंटरप्रेट करने का भी तरीका बता देता हूँ। इंटरप्रेट करने का देखो एक्सचेंज रेशियो अगर है 0.1:1 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक्वायरिंग कंपनी है वो अपना 0.1 शेयर देगी एक शेयर के बदले 1 शेयर ऑफ टारगेट। तो इसे लिखते कहते हैं एक्वायरिंग कंपनी विल इशू 0.1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। ठीक है हो गया। अब आ गए कौन से क्वेश्चन पे वैल्यूएशन। हाँ 4th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है तो एक और चीज बता देता हूँ। हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल में ये भी कवर है। ये आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल में कवर है तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये है क्वेश्चन नंबर 37 पीएम में ओल्ड कोर्स की पीएम में कवर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा वहीं जाके देखना। ऐसा लगता है कि वहीं से छाप दिया है मतलब अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करी न्यू कोर्स का मटेरियल बनाने में। 46 क्वेश्चन नंबर 46 द वैल्यूएशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है एनालिस्ट ने गलती कर रखी है। उसने क्या करा बुक वैल्यू वेट्स ले लिए जबकि मार्केट वैल्यू वेट्स लेने थे। तो ठीक है मैंने क्वेश्चन का क्रक्स बता दिया। द वैल्यूएशन ऑफ हंसल लिमिटेड हमें कंपनी के नाम से कुछ नहीं करना इज डन बाय एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इसने करी है एनालिस्ट ने तो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे इसने एनालिसिस करी है कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट करके। और डिस्काउंट रेट यहाँ पे क्या है कैपिटलाइजेशन रेट है या फिर WACC है या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है WACC। और फिर कैश फ्लो हमारे फ्री कैश फ्लो होते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे रखी है। जब भी ग्रोथ रेट दे रखी होती है तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है
कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, जैसा हम उसमें भी करते थे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में भी करते थे, तो डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट भी हो जाएगा। जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में हम करते थे ना कि डिविडेंड D1 डिवाइड बाय KE माइनस GC, तो ये भी वही है। बट अगर हमें पता है कि ग्रोथ नहीं है और डिविडेंड हर साल आता रहेगा, तो D1 डिवाइड बाय KE हो जाता था। और बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट डिवाइड बाय Y2M हो जाता है। Y2M का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये परपेचुअल बॉन्ड की बात करता हूँ मैं, परपेचुअल वाले की। बट अगर बॉन्ड जो है वो 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा, तो 5 साल के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, इंटरेस्ट 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 और फिर प्लस रिडम्पशन वैल्यू, और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करनी होती है हमें। हाँ ठीक है, हो गया। तो हाँ, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ओ 54 लाख, 54 लाख के कैश फ्लोज हैं जो आने वाले हैं आगे। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट भी दे रखी है, अगर ग्रोथ रेट भी दे रखी है 9% की। एनालिस्ट ने वैल्यूएशन करी और वैल्यू निकाली बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स। उसने गलती कर दी, उसने बुक वैल्यू वेट्स ले लिए डेब्ट इक्विटी के। बुक वैल्यू वेट्स कहाँ ले लिए उसने? बुक वैल्यू वेट्स हम कहाँ पे लेते हैं? हम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में, वैक निकालने में हम बुक्स वैल्यू वेट्स ले लिए इसने। जबकि हमें लेने थे मार्केट वैल्यू वेट्स, हमें लेने थे मार्केट वैल्यू वेट्स लेने थे, हमें मार्केट वैल्यू वेट्स लेने थे। पर इसने क्या करा, इसने बुक वैल्यू वेट्स ले लिए। तो इस क्वेश्चन इस लाइन को पढ़ने से ही हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि वेट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है। वेट्स की जरूरत वैक निकालने में पड़ती है, WACC निकालने में पड़ती है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, बुक वैल्यू एम्प्लॉय बाय एनालिस्ट आर अननोन। जो इसने बुक वैल्यू वेट्स लगाए, हमें नहीं पता कितने लगाए, हमें बुक वैल्यू ही नहीं पता। बट हमें एक चीज पता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20% दे रखी है। बैक कैसे निकालते हैं हम? WACC हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट। और हमेशा वेट ऑफ डेप्ट, हमेशा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आफ्टर टैक्स लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आफ्टर टैक्स गिवन है। और यहाँ पे इसने बताया कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इस थ्राइस इज बुक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी की वो 3 गुना है बुक वैल्यू से। और जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट है, डेप्ट की वैल्यू जो है वो उसकी 9/10 है। तो 9 डिवाइड बाय 10 इंटू बुक वैल्यू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है हंसल की, हंसल लिमिटेड की करेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन कैश फ्लो, जो एक्सपेक्ट कैश फ्लोज थे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो थे वो थे 54 लाख के। 54 लाख के कैश फ्लो दे रखे थे क्वेश्चन में, और वैल्यूएशन जो उसने करी है, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स। तो बुक वैल्यू वेट्स के बेसिस पे क्या उसने वैल्यूएशन करी है? 1800 लाख की वैल्यूएशन कर दी। अब वैल्यूएशन, और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी दे रखा है 9% का। तो याद है गोल्डर्स मॉडल हमने पढ़ा था? गोल्डर्स मॉडल में क्या करते थे, D1 मतलब डिविडेंड जितना हमें आने वाला है, डिविडेंड भी एक कैश फ्लो है, डिविडेंड कितना आने वाला है, D1 डिवाइड बाय KE माइनस GC। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करेंगे, देखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है? जो कैश फ्लोज है 54 लाख के, जो कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट यहाँ पे KO मतलब वैक, WACC, KO माइनस GC, KO माइनस GC का है 0.09 ग्रोथ रेट। कैश फ्लो डिवाइड बाय KE माइनस KE मतलब डिविडेंड वाले में यूज होता था, यहाँ पे KO बोलना चाहिए। KO मतलब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल माइनस 0.09, वैल्यू ऑफ बिजनेस है 1800। तो इससे हमारी KO निकालनी है, हमें KO निकालनी है।
सो गेओ निकालते हैं चलिए। तो 54 लाख था, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 54 लाख डिवाइड बाय 1800, 1800 लाख, ये इधर गया था तो फिर ये यहाँ पे ये जो 0.09 था ये इधर आके प्लस में आ गया 0.09। सो चलिए आंसर निकाल देते हैं। 54 डिवाइड बाय 1800 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 12%। हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आ गई 12%। बट हमें एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हमने ये वैल्यूएशन जो करी थी बुक वैल्यू वेस्ट लेके करी थी, तो जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है ये इस वक्त जो आई है हमारी, ये है बुक वैल्यू वेस्ट के बराबर। बुक वैल्यू वेस्ट लेने के बाद आई है, ये आई है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेस्ट, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है बहुत आसान है। इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेस्ट, तो सबसे पहले क्या करो, बुक वैल्यू वेस्ट निकाल लो। बुक वैल्यू वेट्स की बुक में क्या वैल्यू आ रही थी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 3 गुना है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी के। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बुक वैल्यू, 3 गुना है बुक वैल्यू के। और जो डेप्ट है वो है 9/10 ऑफ बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो चलिए निकालते हैं। 12%। तो वैक का फॉर्मूला क्या होता है, WACC का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे 20% दे रखी है, इंटू वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी को हमें, वेट ऑफ इक्विटी को WE लिखेंगे और WE को हम मानेंगे वेट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ इक्विटी को WE से डिनोट करेंगे। तो वेट ऑफ डेप्ट क्या होगा, WD। WD क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ डेप्ट क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ इक्विटी, और फिर यहाँ पे इसे प्लस कर देते हैं, जो डेप्ट की कॉस्ट है 0.1 इंटू 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे था 0.12, 12% था ना। अब इसे सोल्व कर देते हैं। सो 0.12 इज इक्वल टू 0.2 WE प्लस 0.1 माइनस 0.1 WE, ठीक है। 0.1 के मल्टीप्लाई 1 से और WE से। अब सोल्व करते हैं, ये 0.1 इधर चला जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा 0.02 इज इक्वल टू, और ये 0.1 WE माइनस पॉइंट ये 0.1 WE आ जाएगा इससे। तो वेट ऑफ इक्विटी क्या आएगा, 0.02 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 20%। सो वेट ऑफ इक्विटी 20% है, ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वेट्स हैं, बुक वैल्यू वेट्स हैं ये। अब वेट ऑफ डेप्ट क्या होगा, वेट ऑफ डेप्ट आया 80% का, वेट ऑफ डेप्ट 80% आ गया है। तो अब इससे निकालते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो वेट ऑफ मार्केट वेट ऑफ इक्विटी है, जो मार्केट वेट ऑफ इक्विटी है वो 3 गुना बराबर है बुक वैल्यू के। तो 3 गुना, बुक वैल्यू का वेट है 20%। सो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो 60% हमारी वेट ऑफ इक्विटी आ गई। अब वेट ऑफ डेप्थ क्या होगा, वेट ऑफ डेप्थ, वेट ऑफ डेप्थ क्या होगा, देखिए वेट ऑफ डेप्थ है बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट
इंटू 9/10 इंटू 9/10 80 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 72। अब हमें एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि वेट का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो 60% ले लिया है, यहाँ पे इसे 60% नहीं करेंगे, यहाँ पे इसे हम खाली 60 लिखेंगे। हम इसे खाली 60 लिखेंगे और जो हमारा जो बेस है, बेस में हम वैल्यू बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 60 एज्यूम कर लिया कि हमारा वेट है। वेट का मतलब हमने ये एज्यूम नहीं करा कि हमारी इतने रुपए में है वैल्यू, हमने सिर्फ ये एज्यूम करा वेट 60 है और वेट ऑफ डेप्थ 72 है। तो वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी होगा 60 डिवाइड बाय हमारा जो टोटल वेट है। टोटल वेट है 60 प्लस 72, ये हमारा वेट ऑफ इक्विटी हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से और फिर प्लस वेट ऑफ डेप्थ, वेट ऑफ डेप्थ ले लिया इंटू कॉस्ट ऑफ डेप्थ, डेट की कॉस्ट ले ली। इससे हमारा आएगा जो रिवाइज्ड वैक है, रिवाइज WACC आ जाएगा। मतलब हमारी जो असली क्या कहते हैं, असली मार्केट के बेसिस पे जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है वो आ जाएगी। फिर हम उसे यूज करके वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 60 प्लस 72, 60 प्लस 72 होता है 32, 132। ठीक है, अब इससे निकालो। तो 60 डिवाइड बाय 132 इज इक्वल टू इंटू 0.091 प्लस 72 डिवाइड बाय 132 इज इक्वल टू इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.055 प्लस 0.091 इज इक्वल टू 0.146, 14.6%। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए क्या करेंगे, कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट में यहाँ पे ग्रोथ भी गिवन है तो ग्रोथ को माइनस करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कैश फ्लोज कितने दे रखे थे इस क्वेश्चन में, हाँ 54 लाख के कैश फ्लोज गिवन थे, 54 लाख के कैश फ्लोज गिवन थे। तो 0.146 माइनस और ग्रोथ रेट थी 0.09 की, 9% थी ना, तो 0.09, इसे 0.9 मत लिख देना तो गलती हो जाएगी। 0.09 थी, 9%। ठीक है, तो 0.146 माइनस 0.09 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 54 कर देंगे, 964.28, 964.28। यहाँ पे इनके आंसर में आ रहा है 974। 974 इनका आंसर में क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये कैलकुलेशन करी है, इन्होंने अप्रोक्सीमेशन नहीं करा। हमने क्या करा, अप्रोक्सीमेशन करा इसमें, यहाँ पे हमने अप्रोक्स कर दिया। तो इसलिए हमारा जो है थोड़ा सा इसमें इनसे आंसर से डिफरेंस है। ICI का आंसर कितना आ रहा है, 974.73 लाख। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है वाला भी। एक बार ICI का मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ। ICI के मेथड से मतलब कि क्या कह रहा हूँ मैं, कि रिवाइज बैक निकालेंगे बिना अप्रोक्सीमेशन करे, मतलब कैलकुलेटर पे सोल्व करना है सीधा का सीधा। तो चलो निकालते हैं। 60 डिवाइड बाय 132 इंटू 0.2 और प्लस 72 डिवाइड बाय 132 इंटू 0.1। चलो करते हैं कैलकुलेटर पे सोल्व। 60 डिवाइड बाय 132 इंटू 0.2 इज इक्वल टू m प्लस दबा देंगे, फिर 72 डिवाइड बाय 132 इज इक्वल टू इंटू 0.1 इज इक्वल टू m प्लस दबा देंगे, फिर MRC आ जाएगा 14.55% ही कर देते, 14.55%। 14.55% हमने यूज करा। तो यहाँ पे करो 54 लाख डिवाइड बाय 14.55% इज इक्वल टू 54 लाख डिवाइड बाय 14.55%।
इजिकल टू 371, नहीं हमने इसमें वो माइनस नहीं करा, तो 9% भी तो माइनस करना है। ग्रोथ रेट, देखा जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो ग्रोथ रेट भी तो माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.1455 माइनस 0.09 डिवाइड इजिकल टू इंटू 54, 972.97। आंसर में अभी भी दिक्कत आई, क्यों आई? क्योंकि इन्होंने क्या करा, ICI ने 14.5455 ले लिया, हमने अप्रोक्स कर दिया था इसे 14.55% से। तो 54 लाख डिवाइड बाय 0.145455 माइनस 0.09। लो भाई साहब, पूरा सॉल्व करेंगे हम तो इसे। 0.145455 माइनस 0.09 इजिकल टू डिवाइड इजिकल टू इंटू 54। तो देखिए ये ICI ने अपने सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, देखते हैं अब। ये तो आने नहीं वाला है, ये तो ICI से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कभी 15%, ये कभी 14.5455 यूज कर रहे हैं, और फिर 0.1454 यूज कर लिया। अप्रोक्सीमेशन करना भी नहीं आता है ना, तो ऐसा। ये देखिए ICI का सॉल्यूशन देखते हैं अब। कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट में अगर कभी ग्रोथ रेट यूज हो रही है तो ग्रोथ रेट को माइनस कर देते हैं हम जैसे हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालते थे वैल्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का चैप्टर था, उसमें हमने क्या करा था, D1 डिवाइड बाय KE माइनस GC। ये D1 हमारा कैश फ्लो ही तो था, कैश फ्लो ही तो था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KC का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिया, यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिया, क्योंकि ये फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म दे रखा है यहाँ पे। फर्म का मतलब डेप्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल लिया है यहाँ पे। अब क्या करा इन्होंने निकाल ली बुक वैल्यू वेस्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रही है। ये बुक वैल्यू वेस्ट के बराबर थी, ये बुक वैल्यू वेस्ट के बेसिस पर थी, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेस्ट, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेस्ट। BV का मतलब बुक वैल्यू वेस्ट। अब क्या है, लेट एक्स बी द वैल्यू ऑफ डेप्थ। इन्होंने वैल्यू ऑफ डेप्थ को एक्स मान लिया, हमने इक्विटी को एक्स मान के सोल्व करा था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% गिवन थी और कॉस्ट ऑफ डेप्थ गिवन था। तो इससे क्या था, इससे हमारा बुक वैल्यू वेट्स आ गए थे। इससे हमारा डेप्थ का वेट आया था 80%, हमारा भी यही आया था, और इक्विटी का वेट आया था हमारा 20% का। इक्विटी का वेट 20% आया था हमारा। ये इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे इक्विटी का वेट, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मार्केट वेट निकाले, हमने मार्केट वेट निकाले, इन्होंने भी मार्केट वेट निकाले। इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके नहीं दे रखा, पर इन्होंने वेट निकाले। अब मार्केट वेट निकालेंगे अगर इक्विटी का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इसे 2 बार सोल्व कर लेंगे तो ये हमें याद रहने वाला है, इसे हम खाली देख के चले जाएंगे तो सही रहेगा। देखो ये बुक वैल्यू वेट था, बुक वैल्यू वेट था। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, क्योंकि मार्केट वैल्यू इक्विटी 3 टाइम बराबर थी, तो ये 60 आ जाएगा, ये रहा 60। करेक्ट वेट है 60 है इक्विटी का। अब ऐसी डेप्ट का करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट मतलब मार्केट वेट क्या होगा, 80 तो था बुक वैल्यू, उसमें इंटू 9/10 कर देंगे तो 72 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ गया। अब वेट का टोटल हमेशा 1 आता है, इसलिए 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 60 प्लस 72 इजिकल टू 132, तो 132 से डिवाइड करना है, तो 132 से डिवाइड कर दिया। ऐसे हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम हमारा आंसर ICI के आंसर से मैच क्यों नहीं कर रहा था, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, इन्होंने 0.145455% लिख दिया यहाँ पे, तो हमने इससे भी सोल्व करा, इससे भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्हें राउंड ऑफ करना नहीं आता शायद। 0.145455 ये राउंड ऑफ हो क्या होगा, 0.1455 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 गिवन है ना, तो ये इससे राउंड ऑफ कर देगा। पर इन्होंने 5 4 करके राउंड ऑफ करा,
तो हमें यही करना चाहिए, जो ये है नॉर्मल राउंडिंग तो यही होती है। और इसमें तो हमने क्या करा, इन्होंने क्या करा, ग्रोथ माइनस कर दी, और वो ये कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटेड, और अगर ग्रोथ गिवन है तो डिस्काउंट वो माइनस होगी। तो करके देखते हैं, 54 लाख डिवाइड बाय 0.1454 माइनस 0.09, ऐसे करा इन्होंने सोल्व। तो 0.1454 माइनस 0.09 इजिकल टू डिवाइड इजिकल टू इंटू 54। लो हमारे भी आंसर आ गया ये। तो चलिए गाइस, हमारे 4 क्वेश्चन थे न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के चैप्टर में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आईसीआई के क्या कहते हैं प्रैक्टिस मैनुअल में कवर है। ये मैंने आपको लिखवा दिए थे सारे। और ओल्ड ओल्ड कोर्स का पीएम करना भूल गए, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं। तो चलिए गाइस, बाय।